भोलू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ सोनपुर गांव में रहता था। वो एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था। भोलू हर रोज सुबह गांव की नदी किनारे मछली पकड़ने जाता था। भोलू के माता पिता ने उसे मछली पकड़ने के लिए एक छोटी सी नाव और जाली दी थी। वो हर रोज सुबह नाव में बैठकर नदी में जाता था और मछली पकड़ने की कोशिश करता था। भोलू को मछली पकड़ने में बहुत माहिरी हासिल थी और वो अक्सर बड़ी मछलियाँ पकड़ लेता था। मछली पकड़ने के बाद वो उन्हें बाजार में ले जाकर बेचता था। वो अपनी मछलियों को बहुत ही सस्ते दामों पर बेचता था, जिससे लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन जब भोलू नदी किनारे मछली पकड़ने गया तो उसने एक अजीब सी मछली देखी। वो मछली बहुत ही बड़ी और सुंदर थी। ये मछली तो बहुत ही अनोखी है। मुझे इसे पकड़ना चाहिए। इसे पकड़ लूंगा तो ये बहुत ही अच्छे दामों पर बिकेगी। एक ही बार में मेरे पूरे दिन की कमाई हो जाएगी। भोलू ने अपनी जाली को तैयार किया और उस मछली को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो मछली बहुत ही चालाक थी। वो भोलू की जाली से बचने में सफल हो गई। इतनी आसानी से मैं किसी के हाथ नहीं आती। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे पकड़ लोगे? अरे, ये मछली तो बोल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मछली मुझसे बात कर रही है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रहे। मैं सचमुच तुमसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई मछली हूँ। क्या? तुम जैसी जादुई मछली के बारे में तो मैंने बस बचपन में किताबों में पढ़ा था। कभी सोचा नहीं था कि सचमुच कभी एक जादुई मछली को देखूंगा। अगर तुम जादुई मछली हो तो तुम अपने जादू से कुछ भी कर सकती होंगी। नहीं, मतलब मेरे पास जादुई शक्तियाँ तो नहीं है, लेकिन मैं हर रोज एक सोने का अंडा दे सकती हूँ। अरे वाह, तब तो ये किसी जादुई शक्ति से ज्यादा बेहतर है। मैं भी बहुत गरीब हूँ और मेरे पास एक अच्छा घर भी नहीं है। माता पिता को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए कभी कभी मेरे पास पूरे पैसे भी नहीं होते। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर मुझे लगेगा कि तुम मेरे सोने के अंडे के लायक हो, तभी मैं तुम्हें एक सोने का अंडा दूंगी। अच्छा, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो तुम सवाल पूछ लो। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पैसा, शक्ति या कुछ और? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं सच बताऊंगा। मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे माता पिता की खुशी है। मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा जवाब है भोलू। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम वास्तव में एक अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक सोने का अंडा देने के लिए तैयार हूँ। जादुई मछली भोलू का जवाब सुनकर बहुत खुश होती है और उसे एक सोने का अंडा दे देती है। भोलू वो सोने का अंडा पाकर बहुत खुश होता है। वो उसे अपने घर पर लेकर जाता है और अपने माता पिता को उस सोने के अंडे के बारे में बताता है। वाह बेटा, तुम बहुत ही किस्मत वाले हो जो तुम्हें ऐसी जादुई मछली मिली है। लेकिन तुम इस सोने के अंडे का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना, इसे व्यर्थ मत कर देना। नहीं माँ, मैं इसे व्यर्थ नहीं करूँगा, बल्कि मैं इसे बेचकर पिताजी का इलाज करवाऊंगा। पैसों के अभाव में पिताजी का इलाज नहीं हो सका, इसलिए अब मेरे पास ही सोने का अंडा है। इसे मैं बेचकर अच्छी तरह पिताजी का इलाज करवा सकता हूँ। भोलू सोने का अंडा लेकर गांव के सुनार के पास जाता है, तो सुनार भोलू के पास सोने का अंडा देखकर चौंक जाता है और भोलू से पूछता है, तेरे पास ये सोने का अंडा कहाँ से आया? तुम लोगों के पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के भी पूरे पैसे नहीं होते, और तू तो मछलियाँ बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा पाता है, तो तेरे पास इतना बड़ा सोने का अंडा कहाँ से आया? मैं एक जगह पर काम करने गया था। वह मालिक बहुत अमीर थे। उन्होंने मेरे काम से खुश होकर मुझे ये सोने का अंडा दे दिया। अच्छा?
सुनार बहुत ही चालाक था, इसलिए उसे भोलू की बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन वो सोने के अंडे के पैसे भोलू को दे देता है। भोलू उन पैसों से अपने पिताजी का इलाज करवाता है। जब उसके पिताजी ठीक हो जाते हैं तो भोलू की माँ घर में हलवा पूरी बनाती है। माँ, तुम्हारे हाथ का हलवा पूरी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। मैं जादुई मछली के लिए भी ये लेकर जाऊंगा। वो ये खाएगी तो बहुत खुश हो जाएगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, उसकी वजह से ही तो आज तेरे पिताजी ठीक हो गए हैं। उसका हम पर बहुत आभार है। उसका बहुत बहुत शुक्रिया करना। मैं एक डब्बे में उसके लिए हलवा पूरी बांध देती हूँ। भोलू की माँ एक डब्बे में हलवा पूरी बांधकर भोलू को दे देती है और भोलू उसे लेकर नदी किनारे चला जाता है। मैं नदी किनारे तो आ गया, लेकिन जादुई मछली को कैसे ढूंढूंगा? काश मैंने उसका कोई नाम रखा होता, तो बस एक बार उसका नाम पुकारता और वो मेरे सामने आ जाती। भोलू के इतना कहते ही जादुई मछली नदी के किनारे आ जाती है। अच्छा, तो तुम मुझे याद कर रहे थे? क्या तुम्हें एक और सोने का अंडा चाहिए? नहीं नहीं, मुझे अभी और सोने का अंडा नहीं चाहिए। जो सोने का अंडा तुमने मुझे दिया था, उसे बेचकर मैंने अपने पिताजी का इलाज करवा लिया और अपने घर की मरम्मत भी करवा ली। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उसे बचाकर रखा है। उनसे अपना कोई छोटा मोटा काम खोल लूंगा, तो अब पिताजी भी काम पर जाना शुरू कर देंगे, तो पैसे की दिक्कत भी नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर मुझसे कोई मदद मांगने नहीं आए तो फिर क्यों आए हो? बिना मतलब के तो मेरे पास कोई नहीं आता। नहीं जादुई मछली, तुमने मेरी इतनी मदद की, तुम्हारे कारण ही मेरे पिता ठीक हो पाए। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ के हाथों का बना हुआ हलवा पूरी लेकर आया हूँ। तुम इसे खाओ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। लेकिन मेरे तो हाथ नहीं है, तो तुम्हें ही मुझे खिलाना पड़ेगा। भोलू अपने हाथों से जादुई मछली को हलवा पूरी खिलाता है। जादुई मछली को उसकी माँ के हाथ का हलवा पूरी बहुत पसंद आता है और खाते खाते उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ जादुई मछली, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी माँ ने बहुत ही स्वादिष्ट हलवा पूरी बनाया है, लेकिन आज तक जितने भी लोग मुझसे सोने का अंडा लेकर गए, कभी वापस नहीं आए, और अगर आए हैं तो वापस सोने का अंडा लेने के लिए ही आए हैं। कोई मेरा धन्यवाद करने के लिए भी कभी नहीं आया, और ना ही तुम्हारी तरह कोई मुझे खाना खिलाने आया। तुम इतने प्रेम भाव से यहाँ पर आए तो मेरा दिल भर आया है। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं भी तुम्हारे ही साथ चलूं और तुम्हारे ही घर पर रहूं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं जादुई मछली। तुम्हें पता है, मेरे घर के पास ना एक कुम्हार काका रहते हैं और वो बहुत ही सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मैं उनसे तुम्हारे लिए एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन ले लूँगा, उसमें तुम्हारे लिए पानी भर दूँगा, फिर तुम उसमें आराम से रहना। मैं आज काका के पास जाकर मिट्टी का बर्तन बनवा लूँगा और कल तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। ठीक है भोलू, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। भोलू अपने पड़ोस में रहने वाले कुम्हार काका के पास जाकर जादुई मछली के लिए एक मिट्टी का बर्तन बनवा लेता है और अगले दिन नदी किनारे जाकर जादुई मछली को ले आता है। एक दिन भोलू जादुई मछली को खाना खिला रहा था कि तभी भोलू की माँ बड़ी ही परेशान होकर घर आती है। क्या हो गया माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बेटा, पड़ोस वाली मनोरमा भाभी है ना, उनके पति को गंभीर बीमारी हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि इलाज में 50 लाख रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए ये पैसा कहां से आएगा? काश हम उनकी मदद कर पाते। अरे तुम चिंता मत करो माँ, मैं जादुई मछली से मदद मांगता हूँ। जादुई मछली, तुमने सुना ना मनोहर काका कितने बीमार हैं? क्या तुम उनकी इतनी बड़ी मदद कर पाओगी? मैं उनकी मदद तो कर सकती हूँ भोलू, लेकिन मेरे एक जादुई सोने के अंडे की कीमत 5 लाख रुपए है।
और इतने पैसे जमा करने के लिए मुझे 10 सोने के अंडे देने होंगे। इसके लिए मुझे 10 दिन का समय लगेगा। कोई बात नहीं जादुई मछली, अगर उनके पास समय कम हुआ तो हम जमींदार से उधार ले लेंगे और कहेंगे कि हम उन्हें उधार के पैसों पर अच्छा ब्याज देंगे, तो इस तरह उनका इलाज भी रुकेगा नहीं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा भोलू। तुम एक सोने का अंडा ले जाओ और उन्हें दे दो और कह देना कि बाकी के 9 अंडे बाकी के 9 दिन में मिल जाएंगे। जादुई मछली एक सोने का अंडा देती है और भोलू उसे लेकर मनोरमा काकी के पास चला जाता है। वो उन्हें सोने का अंडा देकर कहता है, ये लीजिए काकी, आप इस सोने के अंडे को सुनार के पास जाकर बेच देना। वो इसके बदले आपको 5 लाख रुपए देगा। कल मैं आपको एक सोने का अंडा फिर से लाकर दूंगा और जब तक 50 लाख पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक हर रोज मैं आपको एक सोने का अंडा लाकर दूंगा। क्या हर रोज एक सोने का अंडा? लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे सोने के अंडे कहाँ से आएंगे? क्या तुम्हें कोई जादू, कोई खजाना मिल गया है क्या? नहीं नहीं काका, मुझे कोई जादुई खजाना नहीं मिला है। वो तो भगवान ने मुझे एक ऐसी शक्ति दी है कि मैं हर रोज एक सोने का अंडा बना सकता हूँ और लोगों की मदद कर सकता हूँ। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ, क्या बात है? नहीं काकी, मैं सच बोल रहा हूँ। अब आप काका के इलाज की तैयारी करवाइए, बाकी सब हो जाएगा। भोलू किसी को नहीं बताना चाहता था कि वो जादुई मछली की मदद से जादुई अंडे उन्हें दे रहा है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो लोग उसकी जादुई मछली के पीछे पड़ जाएंगे। कुछ दिन बाद मनोरमा उनके घर आती है। वो बहुत ही परेशान थी। क्या हुआ काकी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बेटा, अभी तक तो तुमने मुझे सोने के सिर्फ 5 अंडे दिए हैं और मेरे पास सिर्फ 25 लाख रुपए ही जमा हुए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आज के आज ही तुम्हारे काका को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाना होगा, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्या तुम मुझे आज के आज ही बाकी के 5 सोने के अंडे नहीं दे सकते? मुझे माफ कर देना काकी, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। दिन का सिर्फ 1 सोने का अंडा ही मिल सकता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम जमींदार से उधार लेते हैं और उनके 25 लाख रुपए के ऊपर हम उन्हें 5 लाख रुपए ब्याज देंगे, तो वो हमें पैसे उधार देने से मना भी नहीं करेंगे। मनोरमा भोलू के साथ जमींदार के पास जाती है और उससे 25 लाख रुपए उधार मांग कर लाती है। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा क्या? इतनी बड़ी रकम तुम जैसे गरीबों को उधार दे दूंगा? तुम लोगों का क्या भरोसा, अगर कल को मुझे मेरे पैसे नहीं लौट आए तो मेरे पैसे तो डूब जाएंगे ना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, आपका 1 पैसा भी नहीं डूबेगा, बल्कि हम आपको 25 लाख रुपए पर 5 लाख रुपए ब्याज के देंगे और 1 हफ्ते के अंदर ही आपके पैसे लौटा भी देंगे। उनकी बातें सुनकर जमींदार जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या मैं कोई बेवकूफ लगता हूँ? तुम जैसे फटीचरों के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से? मुझे लालच देकर मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हें पैसे दूं किस आधार पर? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो कुछ गिरवी तो रखो। गिरवी रखने के लिए मेरे पास अपने घर के सिवाय कुछ भी नहीं है, तो आप मेरा घर गिरवी रख लीजिए। तेरे छोटे से घर को गिरवी रखकर मेरा क्या फायदा होगा? अगर मेरे पैसे डूब गए तो तेरा घर बेचकर मैं अपने पैसे भी वसूल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर तुम दोनों अपना घर गिरवी रख दो तब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है जमींदार साहब, मैं भी अपना घर गिरवी रख देता हूँ, पर अब तो आप मनोरमा काकी को पैसे दे दीजिए। वो दोनों अपना घर गिरवी रख लेते हैं और जमींदार उन्हें उधार पर पैसे दे देता है। मनोरमा अपने पति का इलाज करवाती है और 1 हफ्ते में ही भोलू के 6 सोने के अंडे बेचकर जमींदार साहब का उधार चुका देती है। जमींदार भी बहुत हैरान था
कितनी जल्दी इन लोगों ने उनके पैसे कैसे चुका दिए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना इस जैसे लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आए। जरूर इनके हाथ में कोई खजाना लगा है, वरना मछली बेचने वालों के पास इतने पैसे हो नहीं सकते। जमींदार के दिमाग में ये बात चल पड़ी थी, इसलिए वो भोलू के घर के पास जाता है और रात को उन पर नजर रखना शुरू करता है। लेकिन पूरी रात नजर रखने के बाद भी उसे कुछ नहीं पता चलता। लेकिन मनोरमा के मन में लालच आ जाता है। भोलू की तो किस्मत बहुत अच्छी है कि उसे ऐसी मछली मिल गई है। काश वो मछली मेरे पास होती तो मैं अपना कितना बड़ा घर बना लेती, बड़ी गाड़ी लेती और घर में काम करने के लिए नौकर चाकर रखती। अगर मैं उस मछली को चुरा लूं, तो मेरी जिंदगी तो बहुत ही आसान हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है मनोरमा? कुछ भी बोल रही हो। एक तो उन्होंने तुम्हारी मदद की और उन्हें ही ठगने के बारे में सोच रही हो तुम। आप तो चुप ही रहो। हमारी मदद उन्होंने नहीं की, बल्कि जादुई मछली ने की है। मैंने ठान लिया है कि मैं उस जादुई मछली को चुराऊंगी और हर रोज उससे एक सोने का अंडा लूंगी। मनोरमा रात को छुप छुपा कर भोलू के घर में घुसती है और जादुई मछली को चुरा लेती है। अगले दिन जब भोलू सोकर उठता है तो वो पूरे घर में जादुई मछली को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। माँ, पता नहीं मेरी जादुई मछली को कौन ले गया। मैंने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। मुझे तो लग रहा है कि किसी ने उसे चुरा लिया है। किसी को उसके बारे में पता चल गया होगा और लालच में वो उसे ले गया है। अब मैं अपनी जादुई मछली को कहाँ ढूंढूंगा माँ? लोग बहुत लालची, इसलिए मुझे अपनी जादुई मछली की चिंता हो रही है। अगर किसी ने अपने लालच के चक्कर में उसे नुकसान पहुंचा दिया होगा तो बहुत बुरा होगा। अपनी जादुई मछली के ना मिलने के कारण भोलू बहुत परेशान था। उसने जादुई मछली को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। और वहाँ मनोरमा बार बार जादुई मछली से सोने का अंडा मांगती रही। मैं कितनी देर से तुमसे सोने का अंडा मांग रही हूँ, लेकिन तुम मुझे सोने का अंडा क्यों नहीं दे रही हो? मैं तुम्हें सोने का अंडा क्यों दूं? तुम बहुत ही बुरी हो। एक तो भोलू ने तुम्हारी मदद की, तुम्हारे पति की जान बचाई और तुमने उसी के साथ धोखा किया। मैं तुम्हें कोई सोने का अंडा नहीं दूंगी। अच्छा, तो मेरी बात भी ध्यान से सुन ले। अगर तूने मुझे सोने का अंडा नहीं दिया तो मैं तुझे मार दूंगी। उसके बाद तो तेरे अंदर से सारे सोने के अंडे निकलेंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम अपने लालच के लिए मुझे मार डालोगी? जब तुम जीवित रहकर मेरे कुछ काम नहीं आ रही हो तो मेरे लिए तुम्हें मार देना ही उचित है ना? कम से कम मरने के बाद तुम मेरे कुछ काम तो आओगी। तुम तो बहुत ही लालची और निर्दयी हो। मैं तुम्हें सोने का अंडा देना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, देना पड़ेगा, वरना तुम मुझे जान से ही मार डालोगी। काश भोलू जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाए। जादुई मछली को अपनी जान बचाने के लिए मनोरमा को सोने का अंडा देना ही पड़ता है। तभी जमींदार वहाँ से गुजर रहा था और सोने का अंडा देने वाली जादुई मछली को देख लेता है और अब वो सब समझ चुका था। रात को वो छिप छिपा कर मनोरमा के घर से जादुई मछली को चुरा लेता है। अगले दिन, मैं कब से तुमसे सोने का अंडा मांग रहा हूँ, तुम मुझे सोने का अंडा क्यों नहीं दे रही हो? तुम्हारे पास धन की कमी है क्या जो तुम्हें सोने का अंडा चाहिए? मैं सिर्फ जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ। तुम्हारे पास पहले से ही इतना है और तुम्हें इतना क्यों लालच है? मैं तुम्हें कोई सोने का अंडा नहीं दूंगी। तब तो लगता है मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा, तो तुम्हारे अंदर से बहुत सारे सोने के अंडे निकलेंगे। जमींदार की बात सुनकर जादुई मछली फिर से डर जाती है और उसे मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए जमींदार को सोने का अंडा देना ही पड़ता है। जमींदार सोने का अंडा लेकर सुनार के पास जाता है तो सुनार उस सोने के अंडे को देखते ही पहचान जाता है कि ये बिल्कुल वैसा ही सोने का अंडा है जैसा भोलू और मनोरमा उसके पास बेचने के लिए लाए थे। लगता है पहले जो खजाना भोलू और मनोरमा के पास था, वह खजाना जमींदार के पास आ गया है।
अब तो मुझे देखना ही होगा कि ये ऐसी क्या चीज है जिससे इतने सारे सोने के अंडे मिलते हैं। अब सुनार रात के समय छिपकर जमींदार के घर घुसता है और जादुई मछली को चुरा कर ले आता है। वो भी जादुई मछली से सोने का अंडा मांगता है। तुम सब लोग कितने लालची हो। बस एक भोलू ही था जो मेरे बारे में सोचता था। उसने कभी लालच नहीं किया और एक दोस्त की तरह मेरा ध्यान रखा। तुम्हारे पास पहले से ही कितना सारा धन है, तुम्हें और सोना क्यों चाहिए? ताकि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकूं, इसीलिए जल्दी से मुझे सोना दो। तुम मुझे हर रोज एक सोने का अंडा दोगी तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। उसके बाद गांव में कोई भी मुझसे अमीर नहीं होगा और धीरे धीरे मेरा रुतबा भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद कोई मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। इसका मतलब है कि तुम जादुई सोने के अंडे से अमीर होकर अपनी अमीरी का गलत फायदा उठाओगे। इसलिए मैं तुम्हें सोने का अंडा नहीं दूंगी। अच्छा, लेकिन अगर तुमने मुझे सोने का अंडा नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार कर तुम्हारे अंदर से सोने के अंडे निकाल लूंगा। अपनी जान बचानी है तो मुझे सोने का अंडा दो। अपनी जान बचाने के लिए मछली उसे सोने का अंडा दे देती है, लेकिन सुनार इतना लालची था कि उसे हर रोज एक एक अंडा मिलने का सब्र नहीं हुआ और उसने जादुई मछली को मार दिया। लेकिन उसके भीतर से उसे कुछ नहीं मिला। ये मैंने क्या किया? इससे अच्छा तो मैं हर रोज एक सोने का अंडा लेता रहता। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। सुनार ने जादुई मछली को मार दिया। तभी उस रात जादुई मछली भोलू के सपने में आई और उसने बताया, भोलू, सुनार ने मुझे मार दिया। तुम आकर मेरे शरीर को यहाँ से ले जाओ और मिट्टी में दफना देना। भोलू जैसे ही ये सपना देखता है तो उसकी नींद टूट जाती है और वो रोने लगता है। वो आधी रात को ही उठकर सुनार के घर जाता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर जादुई मछली का शव पड़ा हुआ है। वो अपने हाथों में लेकर रोने लगता है और रोते रोते अपने घर आता है। काश मैंने किसी की मदद ना की होती तो आज तुम जिंदा होती जादुई मछली। लोग तो मदद के भी काबिल नहीं हैं। इन जैसे लोगों की वजह से ही आजकल लोग एक दूसरे की मदद भी करना पसंद नहीं करते। काश तुम जिंदा हो सकती। मेरी ही गलती है जिसकी वजह से तुम्हारी जान गई। जादुई मछली को भोलू अपने हाथों में पकड़कर बहुत रोता है, लेकिन जैसे ही उसके आंसू जादुई मछली के शव पर पड़ते हैं तो जादुई मछली फिर से जीवित होने लगती है। भोलू देखता है कि जादुई मछली फिर से जिंदा हो गई है तो वो जल्दी से उसे पानी के बर्तन में डाल देता है। तुम जिंदा कैसे हो गई जादुई मछली? क्या ये भगवान का कोई चमत्कार है? हाँ भोलू, ये भगवान का चमत्कार है, लेकिन अगर मुझे कोई जीवित कर पाया है तो वो मेरे लिए तुम्हारा प्रेम था जो निस्वार्थ था। तुम्हारे आंसुओं ने मुझे जीवित किया है, लेकिन अब तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना, वरना लोग फिर से मेरे साथ ऐसा ही करेंगे। नहीं जादुई मछली, अब मैं तुम्हें लेकर अपने परिवार के साथ कहीं दूर चला जाऊंगा और तुम्हारे बारे में कभी फिर किसी को पता नहीं लगने दूंगा। भोलू अपने परिवार के साथ जादुई मछली को लेकर अपने गांव से बहुत दूर चला जाता है और फिर कभी जादुई मछली के बारे में किसी को पता नहीं लगने देता। अब जादुई मछली उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है और अब भोलू बहुत ही सोच समझकर लोगों की मदद करता। वो इस तरीके से लोगों की मदद करता है कि किसी को भी कुछ शक ना हो और कभी जादुई मछली के बारे में किसी को ना पता चले, क्योंकि किसी व्यक्ति के अंदर कब लालच आ जाए किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी है ईमानदार बिरयानी वाला। एक छोटे से शहर में एक बिरयानी की दुकान थी। उस दुकान का मालिक एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था जिसका नाम रामू था। रामू अपनी दुकान पर हर दिन सुबह से शाम तक काम करता था। वो अपने ग्राहकों को हमेशा ताज़ा और स्वादिष्ट बिरयानी परोसता था। रामू की बिरयानी इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग शहर के दूसरे हिस्सों से भी उसकी दुकान पर आते थे। अरे वाह 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 वाह, बिरयानी का क्या स्वाद है।
ऐसी बिरयानी पूरी दुनिया में कहीं और खाने को मिल ही नहीं सकती। अरे ये तो बस आप लोगों का प्यार है भैया, वरना मैं भी वैसी ही बिरयानी बनाता हूँ जैसी बिरयानी बाकी सब लोग बनाते हैं। नहीं भैया, बिरयानी में प्यार तो तुम मिलाते ही हो, लेकिन इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। इस दुनिया में तुम जैसी बिरयानी कोई और बना ही नहीं सकता है। रामू के ग्राहक अक्सर उसकी तारीफ किया करते थे और उसका काम भी अच्छा चल रहा था। एक दिन रामू अपनी दुकान से घर जा रहा था। जब रामू अपने घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी छोटी बहन राधा और उसके जीजा मुकेश उसके घर पर आए हुए थे। अरे राधा, जीजा जी आप यहाँ पर? आने से पहले आपने मुझे बताया नहीं, वरना मैं बाहर से कुछ मिठाइयाँ खरीद कर ले आता। नहीं नहीं, वो तो मैं अपने एक दोस्त से मिलने आया था, तो सोचा गांव पास ही है तो आप लोगों से भी मिलता चलो। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, इसी बहाने मुलाकात तो हो गई। सीमा, तुमने सबको चाय तो पिलाई ना? अरे नहीं नहीं, अभी बना रही हूँ। आपके आने से 2 मिनट पहले ही राधा और जीजा जी आए हैं। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। रामू हाथ मुंह धोकर आता है, तभी सीमा सबके लिए चाय लेकर आती है। चाय की चुस्की भरते ही मुकेश रामू से कहता है, लगता है आपकी बिरयानी का काम बहुत अच्छा चल रहा है। घर में पहले से ही काफी ज्यादा बदलाव हो गए हैं। पहले तो घर टूटा फूटा था, लेकिन अब तो अपने घर को पक्का करवा लिया है आपने। हाँ जीजा जी, आपने सही कहा। गांव में बिरयानी का काम अच्छा चल रहा है, तो कोई और परेशानी ही नहीं है। सोच रहा हूँ अगले साल 1 मंजिला और बनवा लेता हूँ घर पर। अरे वाह, इसका मतलब तो काम कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। क्यों, क्या हो गया? आपके पास तो अच्छी नौकरी थी, तो अचानक क्या हो गया? बस क्या बताऊं रामू भैया, जब समय ठीक नहीं होता तो कुछ भी ठीक नहीं होता। हमारे मालिक ने बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया। दरअसल वो गैर कानूनी काम करता था और कुछ लोगों ने उसे देख लिया था। उन लोगों में से मैं भी था, इसलिए उसे डर हुआ तो उसने मुझे काम से निकाल दिया। हाँ भैया, और जब से इनकी नौकरी गई है, घर में बहुत तंगी आ गई है। हमने सोचा कि हम अपना ही कोई काम शुरू करेंगे, और आपको बिरयानी बनानी बहुत अच्छी आती है, तो हमने सोचा कि आपसे ही बिरयानी बनाना सीख लेंगे और अपना काम शुरू कर लेंगे। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सोचा राधा। वैसे भी जितना मुनाफा अपने काम में है, उतना नौकरी में नहीं है। तुम लोग कुछ दिन यहीं रुक जाओ, और तो और तुम्हारे भैया जीजा जी को अच्छे से बिरयानी बनाना सिखा देंगे। सीमा और मुकेश कुछ दिन रामू के घर पर रुकते हैं और रामू मुकेश को अच्छी तरह बिरयानी बनाना सिखा देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भैया, जो आपने मुझे ये बिरयानी बनानी सिखाई। अब मैं भी अपने गांव जाकर यही काम शुरू करूंगा। मुकेश राधा के साथ वापस अपने घर आ जाता है और राधा से कहता है, राधा, मुझे अपने गहने दो, मुझे अपना बिरयानी का काम शुरू करना है। क्या? लेकिन बिरयानी का काम शुरू करने में गहनों की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास पैसे थे तो सही। हाँ थे, लेकिन मुझे किसी के उधार पैसे चुकाने थे, तो वो पैसे मैंने दे दिए। क्या? ये तुम कैसे बातें कर रहे हो? वो पूरे 2 लाख रुपए थे। आखिर तुमने इतने सारे पैसे किससे उधार लिए हुए थे? तुम तो ऐसे भोली बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। कंपनी के मालिक ने जो मुझ पर केस किया था, उसके लिए वकील को जो फीस दी थी, वो याद नहीं तुम्हें? उन पैसों को मैंने उधार लेकर ही तो दिया था। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। लेकिन अगर हमारा बिरयानी का काम नहीं चला तो क्या होगा? हमारे पास ले देकर ही वैसे थोड़े बहुत ही गहने ही बचे हैं। अगर ये भी हाथ से चले गए तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो राधा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास चारा भी क्या है? अरे चारा है, बिल्कुल है। तुम वापस भैया के पास जाओ और उन्हें बोलो कि दुकानदारी की बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो क्या मैं कुछ समय के लिए आपके साथ काम कर सकता हूँ? तुम उनके साथ ही मिलकर काम करो और पैसों को आधा आधा बांट लेना। इससे हमें किराया भी नहीं देना पड़ेगा और बिना लागत के हमारा मुनाफा भी हो जाएगा। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार निकली। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी समझदार हो। मैं आज ही तुम्हारे भाई के पास वापस चला जाऊंगा। मुकेश अपने फायदे के लिए फिर से रामू के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करता है। इससे आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना रामू भैया? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी
अकेले काम करते करते परेशान हो जाता हूँ, तो दोनों मिलकर काम को बांटकर अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। रामू मुकेश की बातों में आ जाता है और दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रामू मुकेश के साथ बहुत ही ईमानदार था। भले ही काम में उसकी कोई लागत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसे मुनाफे के आधे पैसे देता था। अच्छा सुनो मुकेश, मुझे कुछ दिनों के लिए सीमा के साथ उसके घर जाना है। उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है और सीमा का कोई भाई भी नहीं है ना, तो हम दोनों को ही उनकी देखभाल करनी है। हम कुछ दिनों में लौट आएंगे, तब तक तुम यहाँ बिरयानी की दुकान का ध्यान रखना, ठीक है? अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और रोज रोज घर जाने से अच्छा राधा को भी यही बुला लेता हूँ। जब आप लोग वापस आ जाओगे तो राधा को घर भेज दूंगा। अच्छा ठीक है मुकेश, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? रामू सीमा के साथ अपने ससुराल चला जाता है और मुकेश राधा को वहाँ बुला लेता है। अरे ये क्या, एक बिरयानी की प्लेट की कीमत सिर्फ 50 रुपए? अरे नहीं राधा, वो हाफ प्लेट की कीमत है। फुल प्लेट बिरयानी तो 100 रुपए की है। अरे लेकिन फिर भी ये तो बिल्कुल सस्ती है। बाहर नहीं देखा क्या बिरयानी कितनी महंगी मिलती है? और भैया तुम्हारे भरोसे बिरयानी की दुकान छोड़कर गए हैं, तो कम से कम तब तक तो इस बात का कुछ फायदा उठाओ। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। अरे मतलब कि इतनी बड़ी प्लेट में बिरयानी देने की क्या जरूरत है? छोटी प्लेट लानी शुरू कर दो और ग्राहकों को थोड़ी कम बिरयानी देना शुरू कर दो। जितनी बिरयानी में तुम 10 प्लेट बिरयानी बेचते हो, उतनी ही बिरयानी में 12 से 13 प्लेट बिरयानी बेच सकते हो। इससे तो ऊपर के पैसे भी कमा पाओगे और किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। अरे लेकिन अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो? तुम चिंता मत करो, भैया को कुछ नहीं पता लगेगा। बिरयानी तो तुम उतनी ही बेचोगे ना, बस ऊपर की प्लेट के पैसे तुम रख लेना, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। राधा के कहने पर मुकेश अब ऐसा ही करता है, लेकिन ग्राहकों को कुछ गड़बड़ लगती है। भैया, पहले जब आप बिरयानी बेचते थे तो बिरयानी ज्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन अब प्लेट में बिरयानी कम लगती है। जब से रामू भैया यहाँ पर नहीं है, तब से बिरयानी में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। अरे क्या भैया, आप लोग भी प्लेट को जरा ध्यान से देखो, पूरी प्लेट में बिरयानी ही बिरयानी भरी हुई है। आपको प्लेट कहीं से खाली दिख रही है क्या, जो ये कह रहे हो कि बिरयानी कम है? प्लेट भले ही बिरयानी से भरी हुई हो, लेकिन बिरयानी पहले से कम है। लगता है आप लोगों ने प्लेट का साइज छोटा कर दिया है। रामू भैया यहाँ पर नहीं है, तो ग्राहकों के साथ बेईमानी कर रहे हो? ऐसा आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि हम आप सबके साथ बेईमानी करेंगे? और बात रही प्लेट की, तो वो तो हम दुकानदार से खरीदते हैं। वो हमें जैसी प्लेट देता है, वैसी प्लेट में ही हम आपको बिरयानी देते हैं। राधा ग्राहकों को बातों में फुसला लेती है। जब तक उसके भैया भाभी वापस नहीं आते, तब तक वो दोनों खूब पैसों की हेराफेरी करते हैं। कुछ दिन बाद जब रामू और सीमा वापस आते हैं, तो रामू फिर से दुकान पर जाना शुरू कर देता है। अरे जीजा जी, इस बार ये बिरयानी की प्लेट कुछ छोटी सी नहीं लग रही है? हाँ, वो प्लेट वाला गलती से ये वाली प्लेट देकर चला गया था, लेकिन मैंने उसे बोल दिया है अगली बार से पहले वाली प्लेट ही देकर जाएगा। ओह अच्छा अच्छा। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी कुछ दिन बाद, इस बार तुमने अभी तक अपने दुकान का किराया नहीं दिया। हर बार तो तुम समय पर दे देते हो, इस बार तुम्हारा काम अच्छा नहीं चल रहा क्या? अरे नहीं नहीं भैया, दरअसल मैं अपनी पत्नी के साथ उसके घर गया था, तो इस बीच ध्यान नहीं रहा। मुझे लगा मुकेश भैया ने किराया दे दिया होगा। आप बैठिए, मैं बस अभी पैसे लेकर आता हूँ। रामू दुकान के मालिक को उसके पैसे देता है और मालिक पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी मुकेश रामू से कहता है, रामू भैया, आप इतने समय से दुकान का किराया भर रहे हो, इतने पैसों में तो आपने आधी दुकान खरीद ली होती। मैं तो कहता हूँ लोन लेकर दुकान को खरीद लो। कम से कम लोन के पैसे भरोगे तो उसके बदले ये दुकान आपके नाम पर तो हो जाएगी। ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं जीजा जी, लेकिन आपका विचार बहुत अच्छा है। मेरा एक दोस्त भी है जो यही बात कह रहा था, और वो मुझे बैंक से लोन भी दिलवा सकता है, क्योंकि वो बैंक में ही काम करता है ना। मैं जल्द से जल्द इस बारे में बात करता हूँ। मुकेश के कहने पर रामू बैंक से लोन लेकर दुकान को खरीद लेता है, लेकिन मुकेश ने जानबूझकर उसे दुकान खरीदने को कहा था,
ताकि वो उसके साथ हेरा फेरी कर सके। अब तो दुकान तुम्हारे भाई के नाम पर हो गई है राधा, तो क्यों ना हम बेईमानी से वो दुकान अपने नाम पर करवा ले। उसके बाद वो सारी जमीन भी हमारी और दुकान का सारा मुनाफा भी हमारा। अरे तो सोच क्या रहे हो? वैसे भी कौन सा मेरा सगा भाई है जो मैं उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचूं? सौतेले भाई के नुकसान से मुझे क्या लेना देना। लगभग 6 महीने बाद मुकेश एक दिन रामू के पास कुछ कागजात लेकर जाता है। रामू भैया, सुबह आप जब सामान लेने गए थे तो बैंक वाला आया था इस महीने की किस्त लेने के लिए, तो मुझे पैसे दे दीजिए, मैं बैंक में जमा करवा जाऊंगा और इन कागजात पर दस्तखत भी कर दीजिए। ये किस्तों की कागज है। अच्छा ठीक है जीजाजी। रामू पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उन कागजात पर दस्तखत कर देता है और मुकेश बिरयानी की दुकान को अपने नाम करवा लेता है। अगले दिन, ये लीजिए जीजाजी, इस महीने 60,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। इसमें से 30,000 रुपए आपके बनते हैं। 30,000 नहीं, ये पूरे के पूरे 60,000 मेरे हैं। लाओ, ये सारे पैसे मुझे दो। क्या? ये आप मेरे साथ किस तरह का मजाक कर रहे हैं जीजाजी? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये दुकान मेरी है और इस दुकान में जो भी काम होता है उसका सारा मुनाफा मुझे मिलना चाहिए। लगता है आपको कुछ ज्यादा ही मजाक सूझ रहा है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुमने ही इस दुकान को मेरे नाम पर किया है और आज से इस दुकान को सिर्फ मैं ही संभालूंगा, इसलिए अभी के अभी निकलो यहाँ से। रामू को लग रहा था कि मुकेश उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब मुकेश उसे धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकालता है तब रामू को सब समझ में आ जाता है। मैं सोच नहीं सकता था कि तुम जैसे मेरे साथ इस तरह का बेईमानी करोगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक पैसे की भी बेईमानी नहीं की है और आज मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। देखना, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे जाओ यहाँ से। रामू ने अपनी बचत के पैसों से और बैंक से लोन लेकर दुकान को खरीदा था। अब दुकान भी उसके हाथ से चली गई थी और उसे बैंक का लोन भी भरना था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं बैंक का लोन कैसे भरूंगा। बैंक वाले तो आकर मुझे पकड़ लेंगे। अरे ऐसे कैसे पकड़ेंगे? और जब दुकान आपके नाम पर ही नहीं रही तो मत भरिए लोन। जिसने अपने नाम पर दुकान धोखे से करवाई है अब वो ही लोन खुद ही भरेगा। मेरे पास कुछ गहने हैं, उन्हें गिरवे रखकर अपना एक बिरयानी का छोटा सा ठेला खोलिए और मुझे पूरा यकीन है कि आपका काम अच्छे से चल जाएगा। सीमा रामू का हौसला बढ़ाती है और रामू गांव में अपनी छोटी सी बिरयानी का ठेला खोल लेता है। अरे रामू भैया, तुमने तो गांव में अपनी दुकान खरीद ली थी, तो तुम ठेले पर बिरयानी क्यों बेच रहे हो? मैंने जिन लोगों पर भरोसा किया उन्होंने ही मुझे धोखा दिया और दुकान को अपने नाम धोखे से करवा लिया, इसलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या? कितने बुरे लोग हैं वो। एक तो आपने उनके बुरे समय में मदद की और अंत में उन्होंने ही आपको धोखा दे दिया। रामू बहुत ही मुश्किल से अपने काम को जमा रहा था। तभी एक दिन रामू के ठेले पर एक आदमी आता है जिसने सूट बूट पहना हुआ था। वो एक बूढ़ा आदमी था। बेटा, मैं इस शहर में किसी काम से आया था, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैंने मैकेनिक के पास गाड़ी ठीक करने के लिए दी थी, तो मुझे भूख लग गई। मैं खाना खाने के लिए निकला तो कुछ लोगों ने मेरे सारे पैसे लूट लिए और मेरा मोबाइल भी छीन कर भाग गए। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम कुछ खिला सकते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म बिरयानी लगाता हूँ। रामू उस आदमी को गर्मा गर्म बिरयानी खिलाता है और वो आदमी बिरयानी खाकर बहुत खुश होता है। तुम जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। मैं इतनी देर से परेशान हो रहा था। मेरे पास पैसे न होने की वजह से कोई भी मुझे एक रोटी खिलाने को भी तैयार नहीं था, लेकिन तुमने मुझे इतने प्यार से इतना स्वादिष्ट बिरयानी खिलाई। इसके लिए तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। अरे नहीं काका, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैंने तो बस इंसान होने का फर्ज निभाया। मैं आपको अपना मोबाइल देता हूँ, आप अपने घर पर फोन कर लीजिए।
वो आदमी रामू के फोन से अपने घर पर फोन करता है तो उनका ड्राइवर उन्हें लेने के लिए वहाँ जाता है। कुछ महीने बाद अरे मुकेश भैया, अब तुम्हारी बिरयानी में वो मजा नहीं है और ऊपर से तुम हर महीने बिरयानी का दाम बढ़ा देते हो। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जब बाजार में सब्जियों का दाम बढ़ता है तो बिरयानी का दाम भी तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। मैं अपनी जेब से थोड़ी ना पैसे खर्च करता रहूंगा, और पैसे है तो बिरयानी खाओ वरना जाओ यहाँ से। हाँ? भला ये क्या तरीका हुआ अपने ग्राहकों से बात करने का? एक तो हम तुम जैसे बिरयानी की दुकान पर बिरयानी खा रहे हैं, ऊपर से तुम हमें ही तेवर दिखा रहे हो। चलो भैया चलते हैं यहाँ से। उसके सभी ग्राहक उठकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी बैंक के कुछ लोग वहाँ पर आते हैं। हमें पता चल गया है कि ये दुकान अब तुम्हारे नाम हो गई है, लेकिन जिसने तुम्हें ये दुकान दी है उसने बैंक का लोन भरना बंद कर दिया है। तो इतने महीने तक पैसे ना भरने के कारण हमें तुम्हारे इस दुकान को जब्त करना होगा। क्या? अरे ऐसे कैसे तुम मेरी दुकान को जब्त कर सकते हो? जाकर इस दुकान के पुराने मालिक को पकड़ो और उससे पैसे लो। हम उसके पास गए थे, लेकिन उसने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि दुकान को हड़प लो। पहली बात तो तुमने ऐसी जमीन खरीदनी ही नहीं चाहिए थी, और खरीद ली तो भुगतना तो पड़ेगा। बैंक के कुछ लोग बिरयानी की दुकान को सील कर देते हैं। तभी कुछ दिन बाद वो आदमी फिर से रामू की दुकान पर आता है। अरे साहब, आप यहाँ? आप फिर से किसी परेशानी में फंस गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारे हाथ की बिरयानी खानी है। मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा खाता चलूं। और उस दिन तुमने मेरे से पैसे भी तो नहीं लिए थे। अरे नहीं नहीं साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं साहब, पिछले साल की जमीन खरीदी थी ना, जहाँ पर मैंने अपनी बिरयानी की दुकान बनाई थी, और मेरे जीजा ने मुझसे धोखा करके वो अपने नाम करवा लिया। फायदा तो उससे भी नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन मेरे पास जमीन की लोन भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो बैंक वालों ने जमीन को जब्त कर लिया है। बस यही सोच रहा हूँ कि अगर मेरे जीजा जी ने मेरे साथ ऐसा धोखा ना किया होता तो आज वो जमीन मेरे पास होती। अरे बस इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो। अगर उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है तो तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस जरूर मिलेगी, और बैंक के लोन की भी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो आदमी इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ दिन बाद बैंक के कुछ लोग रामू के ठेले पर आते हैं। आप लोग कौन हैं? आप यहाँ पर बिरयानी खाने के लिए आए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, हम बिरयानी खाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो बैंक की तरफ से आए हैं। आपने बैंक से जो लोन लिया था वो किसी सावंत नाम के आदमी ने चुका दिया है, और आपके साथ जो फ्रॉड किया था ना, हमें उसके बारे में भी पता चल गया। उन्होंने आपके नाम पर लोन चुका दिया, तो दुकान फिर से आपके नाम कर दी गई है। अब आप फिर से अपनी दुकान के मालिक बन गए हैं। ये बात सुनकर तो रामू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो सबसे पहले घर जाकर अपनी पत्नी को ये बात बताता है। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी दुकान वापस मिल गई है। सच कहते हैं, इंसान अगर ईमानदार हो तो भगवान उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं करते हैं। आज आपकी ईमानदारी ने ही आपको जीत दिलाई है जी। तुमने सच कहा सीमा, और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जो व्यक्ति मेरे पास एक बार बिरयानी खाने के लिए आए थे वो मेरी इतनी बड़ी मदद करेंगे। भगवान ने उन्हें मेरे पास मेरी मदद के लिए ही भेजा था। इस तरह ईमानदार बिरयानी वाले रामू को फिर से उसकी दुकान वापस मिल जाती है, और मुकेश को जमीन के फ्रॉड के केस में जेल हो जाती है। इसलिए कहते हैं, हर काम हमेशा ईमानदारी से करो, क्योंकि उसका फल अंत में अच्छा ही होता है, जबकि बेईमानी से किया गया काम अंत में हमेशा बुरा फल लेकर ही आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।